नमस्कार साथियों, मैं बलराज चौहान आपका सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज की इस नई कक्षा में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो क्लासेस में मैं बता रहा हूं आप उनको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। हमारी इतिहास की क्लासेस चल रही हैं। इतिहास में हम पढ़ रहे हैं अरब इन्वेजन के बारे में, यानी अरब आक्रमण के बारे में। हमने ये भी जान लिया था कल कि अरब आक्रमण हुआ कैसे, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हमारी नई क्लास है। आज हम पढ़ने वाले इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन, यानी प्रभाव क्या क्या पड़े, वो हमसे लेके क्या गए, क्या हमें दे के गए। आज हमें उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, मैं 1 मिनट मार्कर ले लूँ। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन, यानी अरब का प्रभाव, यानी अरब आक्रमण का प्रभाव। अरब आक्रमण का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े। यानी कुछ तो भैया कोई अटैक करेगा तो उसके इफेक्ट्स तो पड़ेंगे। तो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो व्यापार के लिए आए थे, यानी कुछ तो हमें देके गए होंगे, कुछ हमसे लेके गए होंगे। भैया आज हमें जानना है कि क्या बोले हमसे लेके गए, क्या हम वो देके गए, ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखना है भैया, पहले ऊंट पालन की शुरुआत। भारत में ऊंट पालन नहीं होता था, भारत में ऊंट पालन नहीं होता था। तो ऊंट पालन की शुरुआत हुई है वो अरबों की ही देन है, ठीक है। और जो खजूर की खेती है, ठीक है, वो कहाँ से आई, वो अरबों की ही देन है। यानी जो मानचित्र का जो विकास है, मानचित्र मतलब आप जानते हैं कार्टोग्राफी, ठीक, उसके डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी वो भी अरबों की ही देन है, ठीक है। और आप जानते होंगे जो मानसून की जानकारी है, ठीक, मानसून की जानकारी मतलब पहले से थी पर पूरे व्यापक रूप से नहीं थी, वो भी हमें किसके द्वारा मिली, अरबों के द्वारा। ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कभी कभी स्टेटमेंट बनाकर, ठीक। क्या स्टेटमेंट बना के कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन अरबों के देन नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको छोटे छोटे पता होने चाहिए। यानी पहला पॉइंट क्या है, ऊंट पालन की शुरुआत, ऊंट पालन की शुरुआत, ठीक है। ऊंट पालन की शुरुआत, ये हम वो लिख रहे हैं जो अरब हमें देके गए, ठीक। ऊंट पालन की शुरुआत, ठीक है। फिर मानचित्र का विकास। मानचित्र आप जानते हैं कार्टोग्राफी, इंग्लिश में क्या कहते हैं मानचित्र को, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, ठीक है, का विकास, ठीक है। नेक्स्ट है मानसून की जानकारी, ठीक है। मानसून आप सभी जानते हैं, मानसून की जानकारी, ठीक है भैया, लिखते चलना है आपको पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है खजूर की खेती, एग्रीकल्चर ऑफ डेट्स, खजूर की खेती, ठीक है। तो हम ये चीजें जो कौन लोग हमको देके गए, ये यहां पे लिख लो, बाई अरब्स, यानी अरबों के द्वारा ये भारत आए। अच्छा, वो भारत से क्या लेके गए, इंडिया से क्या लेके गए, वो भी तो देखना है, ठीक। जैसे हमारा जो अंक सिस्टम है, डिजिट्स, अभी हम अंक के बारे में बात करेंगे। डिजिट के बारे में बहुत सारी मिथ चल रहे हैं। मिथ यानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चलते हैं अक्सर, उनको भी आज बिल्कुल दूर करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक। अंक वो लेके गए, ठीक। चिकित्सा, यानी आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है चिकित्सा में बहुत आगे था। मतलब अभी प्रेजेंट समय में यूरोप आगे हो गया है, उनकी रिसर्चेस बहुत बढ़िया हो गई, पर प्राचीन समय की अगर मैं बात करूं तो पहले चिकित्सा में बहुत आगे था। यानी जो सर्जरी देख रहे हैं आप, ठीक, जो सबसे पहले प्रचलित वो भारत की ही देन है। शायद हम उतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, यूरोपीय डॉक्टर कर गए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, वो भारत से ही हुई। चिकित्सा के बाद अंक हो गया, चिकित्सा हो गया, और वो क्या देखे गए, वो ज्योतिषी, ठीक है। ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजी, क्या, एस्ट्रोलॉजी, ये भारत से लेके गए, ठीक। और नेक्स्ट है दर्शन यानी फिलॉसफी, ठीक। अच्छा, फिलॉसफी क्या होती है जानते हो आप? फिलॉसफी वह होती है कि जिसमें आप किसी विषय के बारे में कैसे सोचते हैं, ठीक, कि आपकी सोच क्या है किसी विषय के बारे में, वह होता है फिलॉसफी, यानी कि दर्शन। यानी कि ये सारी चीजें इंडियंस से वो लेके गए, यानी भारत से लेके गए, ठीक है, बाय इंडियंस।
ये सब चीज़ें कहाँ से, भारत से गई, किसके पास, ये यूरोप के पास गई। और यूरोप यानी हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि कल मैंने आपको बताया था क्या, कि जो भारत का जो ज्ञान है वो यूरोप तक जो पहुंचा है वो अरबों के द्वारा ही पहुंचा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीच में अरब, यूरोप और एशिया यानी भारत के बीच में कौन है, बीच में ये है अरबी लोग हैं। ठीक, तो जो ये एक जो यूरोप और एशिया के बीच में अरब के जो निवासी हैं, अरबी जो लोग हैं, वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, यानी एक सेतु का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ज्ञान है भारत से यूरोप तक पहुंचा है तो वो क्या है, वो अरबों के द्वारा ही पहुंचा है। ठीक है, तो ये बात मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि भारत में अरबों के द्वारा क्या आया और भारत अरब हमसे क्या लेके गए। ठीक है, तो अच्छा, एक किताब है बहुत अच्छी, आप शायद जानते भी होंगे, जितना हमको क्रेडिट नहीं दिया जाता है उनको, ब्रह्मगुप्त जी की, क्या लिखते हैं, चलो आप, ब्रह्मगुप्त जी की एक किताब है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त। ठीक, ब्रह्मगुप्त जी की किताब है ब्रह्मस्फुट, ब्रह्म हिंदी में गलती हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा, ब्रह्मस्फुट। ठीक, किसने लिखा है, ब्रह्मगुप्त जी ने लिखा है। ठीक, इसमें बहुत सारे लॉज बताए गए हैं, लॉज मतलब बहुत सारी जानकारियां दी गई। आप सभी लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में पाई की वैल्यू जो है, ठीक है, और बहुत सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक मतलब कि जो डबल दो घात वाली जो चीज़ें हैं, डबल घात वाली, डबल यानी स्क्वायर्स वाले जो इक्वेशंस हैं, उनके बारे में नहीं बताया। आपको पता होगा ट्रिपलेट जो है, थ्योरम में ट्रिपलेट यूज होती है, उसके बारे में भी किस किताब में है, तो ब्रह्मगुप्त जी के बारे में। ठीक है, तो अच्छा, मैं एक थ्योरी पे और बात कर लेता हूँ। एक थ्योरी बहुत प्रचलित होती है कि भैया, कि जब कहते हैं कि अंकों का ज्ञान हमें इस ब्रह्मगुप्त जी ने दिया, सभी को पता है शून्य यानी जीरो का आविष्कार, जीरो की जानकारी हमें आर्यभट्ट जी से पता चली। ठीक है, पर ब्रह्मगुप्त जी ने हमें अंकों का ज्ञान दिया। तो इससे पहले कहते हैं कि भैया, तो ऐसे पता कैसे चला था कि रावण के 10 सिर थे, ठीक, कि पांडव 5 थे, कि कौरव 100 थे, हमें जानकारी फिर ऐसे कैसे पता चला। ये कुछ लोगों का सवाल रहता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ठीक, तो उनको मैं बता दूं कि प्राचीन जो संस्कृत जो भाषा थी प्राचीन समय में, तो वहाँ पे जो चलती थी हमारी शब्दों में लैंग्वेज चलती थी, शब्दों में डिजिट चलते थे। ठीक है, हम अभी कैसे लिखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी ऐसे ऐसे ही करके लिखते हैं ना, 0 1 2 3, ऐसे ही हम व्यवस्थित करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तब किया जाता था, जैसे कि शून्य को कह दिया शून्यम, शब्दों में लिखा जाता था, किसमें, शून्यम। ठीक, एक को लिख दिया एकम, 2 को 2, 3 को 3। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में लिखा जाता, यानी डिजिट्स तो तब भी थे, पर जो लिखने की जो फॉर्मेलिटी है, यानी कि इस क्रम में ये हमें दिया भैया ब्रह्मगुप्त जी ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मत कहना है कि भैया कि रावण के 10 सिर कैसे गिने गए थे, जब हमें जानकारी ब्रह्मगुप्त जी ने दी। और हाँ, ये किताब लिखी गई थी 628 AD। कब, 628 AD में ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा। ठीक है, तो एक बात, हाँ, तो इस किताब में क्या क्या था। ठीक, सबसे पहले थे महत्वपूर्ण थी ग्रहण। ठीक, ग्रहण के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि ग्रहण जो था वो सबसे एक अलबरूनी ने अपनी किताब लिखी थी तहकीकाते हिंद। ठीक, तहकीकाते हिंद, तो उसमें कहा था कि ब्रह्मगुप्त जी के अलावा, यानी ब्रह्मगुप्त जी के जितनी ग्रहणों के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मगुप्त जी हैं वो ग्रहण के बारे में कितनी जानकारी रखते थे। ठीक है, और क्या है इस किताब ने हमें दिया, ग्रहण हो गया। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जानते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती है जैसे कि हम कोई इक्वेशन लिख दें, जैसे 2x² + 3x + 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक। तो इसकी जानकारी किसने दी, ब्रह्मगुप्त जी ने दी। किसने दी, देखो आप भारत को देखो, गर्व करो ना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत ने दिया क्या क्या है वही हमें नहीं पता है। हमने दूसरों का तो बखान सुन लिया, पर जो भारत से गया है, जो कॉपी कट कॉपी पेस्ट किया गया है, मतलब आप खुद सोचो कि ब्रह्मगुप्त जी की किताब ब्रह्मस्फुट अलबरनी पढ़ रहा है। ठीक है,
अब पेटेंट किसी के नाम पे जारी हो गया, पर मूल रूप से किसका है ये भी तो पता होना चाहिए। नाम किसी का भी लगा हो पर मूल रूप से किसका है ये भी तो पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, ठीक। पाई की वैल्यू किसने दी? पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं, पाई की वैल्यू √10 किसने दी थी? भैया साहब ब्रह्मगुप्त जी ने, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी, ठीक है। अब एक और जो सम जो होता था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नंबर्स, यानी कि n नंबर तक का, यानी कि सभी का फॉर्मूला किसने दिया? ब्रह्मगुप्त जी ने दिया। सभी का फॉर्मूला किसने दिया? ब्रह्मगुप्त। चाचा सम की बात कर लो, स्क्वायर्स की बात कर लो या क्यूब की बात कर लो, ठीक है, तो उनका फॉर्मूला जो है भाई साहब किसने दिया? ब्रह्मगुप्त जी ने ही दिया। थोड़ा देखो कि भारत कहां था, ठीक है। ये हमें हिडन हिस्ट्री के पार्ट्स हैं जो हमें अभी तक नहीं बताए गए, पर इट्स ओके, ठीक है, हमें पता होने चाहिए ना, ठीक है। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नंबर्स अगर हमें पता हो, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक, आपको पता होगा जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही n नंबर तक, n स्क्वायर तक अगर सम करना हो, ऐड करना हो, तो सभी ने ये फॉर्मूला सुना होगा, n + 1 2n + 1/6, ठीक। ये किसने दिया? किस किताब से मिला? किस सिद्धांत से मिला? तो मिला भैया ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से। ऐसे ही क्यूब का भी आपको पता होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे ही n क्यूब तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1 का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ये किस किताब से मिले? ये मिले हमें ब्रह्मगुप्त से, ब्रह्मगुप्त की किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से। और क्या मिला? और हमें मिला कि पाइथागोरस थ्योरम में हम ट्रिपलेट यूज करते हैं। अब ट्रिपलेट बनती कैसे, ठीक। अब ट्रिपलेट बनती कैसे हैं? जैसे सभी जानते हैं कि p² + b² = h², यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कर दो तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम होती, ठीक है, यही होती। अब इसमें जो है ट्रिपलेट जो है वो बनी कैसे, इसके बारे में किसी ने पढ़ा? और किसके द्वारा बनाएंगे? ये भैया ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा ही बनाएंगे। कैसे? जैसे कोई फॉर्मूला है, जैसे m² + n² - n² 2mn, ठीक। अब ट्रिपलेट मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे m की वैल्यू मान ली मैंने 4, n की मान ली 3, ठीक है, m की मान ली 4 और n की मान ली 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हो गया? 25। m का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 9 माइनस कर दो, कितना बचा? 16 में से 9 गए 7, ठीक। अब 2 × mn 2 × 4 × 3, 4 3 जा 7 और 2 14, नहीं 4 3 जा 12, 2 जा 24, ठीक। अब खुद आप चेक कर लेना ये फॉर्मूला है कि नहीं। 25 7 और 24 ये ट्रिपलेट है कि नहीं, ये आपका काम है, ठीक। ये किसने दिया भैया? ये दिया ब्रह्मगुप्त जी ने, इनकी किताब के द्वारा, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ठीक। अब बात अगर मैं करूं कि अब ये तो अरब हमसे लेके गए, अब क्या हुआ कि अरबों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि वो आपस में ही झगड़ने लगे, क्योंकि वहां पे कोई नेतृत्वता की कमी हो गई, दूरदर्शिता की कमी हो गई। क्योंकि जो खलीफा था, यानी सुप्रीम ऑर्डर किसका हुआ करता था इस्लाम में? खलीफा का। अब वही भोग विलासिता का शिकार होने लगे, अपना जो जीवन है वो सुख समृद्धि से जीने लगे। मतलब अभी उन्होंने छोड़ दिया, उनको क्या चाहिए? सुख चाहिए, ठीक। वो स्त्रियों को हरण करवा लेते थे, ठीक। अपना भोग विलासिता का अपना जीवन उनका चल रहा था, उन्होंने ज्यादा रुचि लेना छोड़ दिया। तो अरबों के बीच में भी क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, ठीक। जब जनता या पब्लिक तभी तो सही रहेगी जब उसका राजा सही हो, ठीक, कमांडर सही हो। एक आर्मी तभी अच्छे से काम करेगी जब उसका कमांडर सही हो, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, ठीक। तो एक फिर क्या हुआ कि अल हकम यानी 738 AD में फिर उन्होंने प्रयास किया भारत पर आक्रमण करने का। कब? 738 AD। लिखते चलो, मैं एक बार मिटा के लिखा रहा हूं, वेट अ मिनट। अच्छा मैं साइड में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बोलता चलूंगा, अगर कोई दिक्कत होती है लिख लिया करो, आप होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो 738 AD में अल हकम ने, या हेडिंग डालो, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग अरब्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग
अमंग अरब्स। ठीक, तो क्या हुआ कि 738 एडी में भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण फिर इन्होंने करना चाहा। ठीक है, फिर इन्होंने करना चाहा। ठीक है, 738 एडी में कौन, किसके द्वारा? अल हकब, यहां यही मैं नाम लिख दूं, अल हकब, अल हकब। ठीक, अल हकब, अल हकब ने फिर भारत पर करना चाहा, आक्रमण करना चाहा। लेकिन भारत के कुछ राजा, ये तो था कि राजा संगठित नहीं थे, बात सही है, पर हाँ कुछ हुए राजा, कुछ लोगों ने संगठन बनाया। कि कौन कौन लोग थे? जैसे कि एक संगठन बना, एक संगठन बना जिसके लीडर थे पुलकेशिन। इसके लीडर थे, यानी लीडर 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 लिख दूं मैं, लीडर पुलकेशिन, पुलकेशिन, पुलकेशिन। ठीक, इन्हें कहते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। ये वो वाले विक्रमादित्य नहीं है भैया, याद रखना, सेकंड। ठीक, दूसरे जो थे वो नागभट्ट। दूसरे कौन थे? नागभट्ट, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, वंश के शासक। ठीक, नेक्स्ट दंती दुर्ग। इनके बीच में क्या संगठन इन्होंने बना लिया? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। ठीक, ये राष्ट्रकूट वंश के थे। कौन से वंश के? राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, नेक्स्ट थे बप्पा रावल, बप्पा रावल जी। ठीक, राजपूत वंश के मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, राजपूत वंश के मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़। ठीक है, तो इन्होंने संगठन बनाया और ये तय किया कि हम लोग जो हैं अरबों से लड़ेंगे। ठीक, और लड़े भी, बहुत लड़े। अब बप्पा रावल जी का तो यहां तक कहना था कि चलो इनको जहां से ये आए हैं उनको वहीं छोड़ के जाएं, वहीं छोड़ के आना। और वो गए भी, और वो वहां तक गए भी। ठीक, बप्पा रावल जो है, तो ये समझो ना, नेतृत्व क्षमता ये होती, लीडरशिप स्किल ये होती है कि बप्पा रावल जी ने कहा कि ये जहां से आए हैं इनको वहीं छोड़ के आना है, गजनी यहां इनको छोड़ के आना। तो फिर ये गए भी गजनी तक छोड़ने। ठीक, तो जब ये वापस लौट रहे थे, तो जब ये वापस इनको छोड़ के, मतलब भगा के आए, खदेड़ के आए। ठीक, जब ये वापस लौट रहे थे तो बप्पा रावल जी ने क्या किया कि हर 100 किलोमीटर पर अपने 1000 सैनिक छोड़ते गए कि जब भी वापस आए तो इनसे संघर्ष करना है, युद्ध लड़ना है, इनको आने नहीं देना। ठीक, अभी सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी। ठीक, हाँ, आप सभी जानते हैं शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता। वो बप्पा रावल जी के ही नाम पर वो पड़ा है रावलपिंडी एक्सप्रेस। जब वो वहां पे अरबों को लड़ाई लड़ते हुए वो वहां उनको छोड़ने गए थे, उसी जगह से, तभी से ये नाम प्रचलित है बप्पा रावल जी के नाम पर रावलपिंडी। क्योंकि वर्तमान में आप जरूर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन तब तो भारत का हिस्सा था ना। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि रावलपिंडी जो है किसके नाम पर पड़ा और क्यों पड़ा। ठीक, तो इससे क्या होगा, लगभग 300 सालों तक इन्हीं के वंशजों ने, 300 वर्षों तक, ठीक, अरब आक्रमण नहीं होने दिया। ये है ना बहादुरी की बात। ठीक, नहीं, बहादुरी की, भारत में बहादुरी की कमी नहीं थी। भारत में कमी थी तो इस लीडरशिप स्किल की, यूनाइटेड नहीं थे। बहादुर सभी राजा थे, पर वो क्या करते थे कि आपस में लड़ते रहते थे। तो हम अभी कहते हैं ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। सिर्फ हम बोलते ही है ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, बट वेयर इज यूनिटी? वी नीड टू शो ना। सो 300 वर्षों तक अरबों को भारत में आने नहीं दिया। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कल भी क्लास मैंने करवाई, आज भी की। ठीक है, तो क्या अरब जो लोग, अरबवासी थे, को वो भारत में इस्लाम प्रचार करने में सफल हुए थे या नहीं? ये आपको बताना कि अरबवासी भारत में इस्लाम का प्रचार करने में सफल हुए थे कि नहीं। अगर आपने थोड़ा भी धैर्य से समझा होगा तो आप इस प्रश्न का जरूर उत्तर दे पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है।
ठीक है, तो ये कुछ मैंने छोटे की पॉइंट्स बताए कि भारत प्रभाव क्या पड़ा, वो हमसे क्या लेके गए। हमने जिस हिडन हिस्ट्रीज के बारे में जाना, यानी जिसको बारे में हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरा वादा है आपसे कि इतिहास हम बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। मे भी क्लासेस लंबी हो सकती हैं, आपको बोरिंग फील हो सकती है, पर आई एम हियर टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। सो तब तक के लिए धन्यवाद। और प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिएगा क्या भारत में अरबी जो लोग हैं इस्लाम का प्रचार करने में सफल हुए थे कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।